Today I will be taking up your LLB second year subject इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एक्स्ट्राडिशन। लास्ट क्लास में भी हमने यही टॉपिक डिस्कस किया था। अभी तक इस टॉपिक को हमने 3 हेडिंग्स में डिस्कस किया है। फर्स्ट, बेसिस ऑफ एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन का आधार। सेकंड, डेफिनेशन, एक्स्ट्राडिशन की परिभाषाएं। थर्ड, इंटरनेशनल प्रैक्टिस रिगार्डिंग एक्स्ट्राडिशन, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रत्यर्पण से संबंधित क्या प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है। फोर्थ, एसेंशियल कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग एक्स्ट्राडिशन। इस हेडिंग को हमने 6 सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, नॉन एक्स्ट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्रिमिनल, राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण ना करने का सिद्धांत। सेकंड, रूल ऑफ स्पेशलिटी। थर्ड, डबल क्रिमिनलिटी। फोर्थ, प्राइमा फेसाई एविडेंस। फिफ्थ, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मस्ट बी फुलफिल्ड। सिक्स्थ, जनरली स्टेट डू नॉट अलाउ द एक्स्ट्राडिशन ऑफ देयर ओन सिटीजन्स। तो सबसे पहले हम इस सब हेडिंग को डिस्कस करते हैं, नॉन एक्स्ट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्रिमिनल, राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण ना करने का सिद्धांत। ये प्रैक्टिस एग्जिस्टेंस में आई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। (1789) में। बाद में धीरे धीरे पूरे यूरोप ने इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लिया। अब जो डिफ़िकल्टी लाई करती है इसमें, वो लाई करती है इस पॉलिटिकल क्राइम क्या होगा, इसको डिफाइन करने में। अभी तक काफ़ी अटेम्प्ट्स किए गए हैं मगर कोई कंक्रीट डेफिनेशन नहीं आई है। कुछ राइटर्स का कहना है जो क्राइम पॉलिटिकल मोटिव के लिए किया जाए वो पॉलिटिकल क्राइम की डेफिनेशन में आएगा। कुछ राइटर्स का कहना है जो क्राइम स्टेट के अगेंस्ट किया जाए, चाहे वो कुछ भी हो, वो पॉलिटिकल क्राइम की डेफिनेशन में आएगा। मगर अभी तक कोई कंक्रीट डेफिनेशन या कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। अब एक और प्रॉब्लम इसमें लाई करती है, वो है कि एक क्राइम पॉलिटिकल क्राइम है, वो साथ में कोई ऑर्डिनरी क्राइम भी होगा, जैसे कि साथ में वो थेफ्ट भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है। अब प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी लाई करती है, क्या उस क्राइम को करते समय पॉलिटिकल एलिमेंट कितना था, क्या वो इस मात्रा में था कि वो उसको पॉलिटिकल क्राइम की डेफिनेशन में ले आए। अब ये कौन निर्धारित करेगा कि एक क्राइम पॉलिटिकल क्राइम की डेफिनेशन में आता है या नहीं। ये करेगा जिस स्टेट से प्रत्यर्पण मांगा गया है। अब इसमें जो लीडिंग केस है वो है री कास्टोनी 1891, क्वीन बेंच ने डिसाइड किया था। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार थे। इसमें स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट ने ब्रिटेन से कास्टोनी का एक्स्ट्राडिशन मांगा था। इसके ऊपर चार्ज था कि ही वॉज इन्वॉल्व इन मर्डर ऑफ अ मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल। प्लस स्विस गवर्नमेंट के पास एविडेंस भी था कि री कास्टोनी ने ही उसको शॉट किया है। अब केस में ये फाइंड हुआ कि वहाँ पर कुछ टाइम से पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन काफ़ी चल रहा था, इसीलिए री कास्टोनी को पॉलिटिकल क्राइम का दोषी मानते हुए इनका एक्स्ट्राडिशन खारिज कर दिया गया था। सेकंड आता है रूल ऑफ स्पेशलिटी, विशेषता का नियम। ये नियम कहता है कि जिस व्यक्ति का एक्स्ट्राडिशन जिस ऑफेंस के लिए किया गया है उसको उसी ऑफेंस के लिए ट्राई करना है, तो उसका ट्रायल उसी ऑफेंस के लिए चलेगा। अब इसमें जो लीडिंग केस है यूएस वर्सेस रॉशर। रॉशर को यूएस गवर्नमेंट ने ब्रिटेन से एक्स्ट्राडाइट किया था, कौन से ऑफेंस के लिए? मर्डर के लिए। मगर उसके ऊपर जो ट्रायल चल रहा था वो चल रहा था ग्रीवियस हर्ट के लिए। तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जब किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए एक्स्ट्राडिशन किया गया है उसको उसी ऑफेंस के लिए ट्राई करना है, उसको किसी और ऑफेंस के लिए ट्रायल नहीं करना। थर्ड जो इसमें आता है सब हेडिंग है वो है डबल क्रिमिनलिटी, दोहरी आपराधिकता का नियम।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस क्राइम के लिए एक्स्ट्राडिशन सॉर्ट किया गया है वो दोनों स्टेट में क्राइम की डेफिनेशन के अंदर आना चाहिए। सपोज कीजिए स्टेट एक्स में चोरी करना अपराध है। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ये स्टेट एक्स में चोरी करना अपराध है, मगर स्टेट वाई में चोरी करना अपराध नहीं है। ठीक है, तो अगर स्टेट एक्स वाई से किसी ऐसे क्रिमिनल का एक्स्ट्राडिशन करेगी, जिसने एक्स्ट्राडिशन मांगेगी, जिसने स्टेट एक्स में चोरी की है, तो स्टेट वाई उसको मना कर सकता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल सिर्फ आप लोगों के समझने के लिए है, ये कोई कंक्रीट एग्जाम्पल नहीं है। फोर्थ पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो है प्राइमा फेसाई एविडेंस, प्रथम दृष्टि साक्ष्य। प्राइमा फेसाई एविडेंस, प्रथम दृष्टि साक्ष्य सफिशिएंट होना चाहिए, जिसके बेस पे जिस व्यक्ति का एक्स्ट्राडिशन सॉर्ट किया गया है उसका एक्स्ट्राडिशन किया जा सके। इसमें जो एक लीडिंग केस जो इंडिया से रिलेटेड है वो है नदीम श्रवण। नदीम 90s में एक फेमस म्यूजिक कंपोजर की जोड़ी थी, नदीम श्रवण। नदीम वॉज इन्वॉल्व इन मर्डर ऑफ गुलशन कुमार। नदीम वॉज इन्वॉल्व इन मर्डर ऑफ गुलशन कुमार। तो ये चले गए, नदीम चला गया यूके, और इंडियन गवर्नमेंट और ब्रिटेन गवर्नमेंट की उसी टाइम एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई थी, मगर इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पर प्रेमा फेसाई एविडेंस नहीं दे पाई रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ नदीम इन द मर्डर ऑफ गुलशन कुमार, तो इसका प्रत्यर्पण खारिज कर दिया गया था। फिफ्थ पॉइंट जो इस सब हेडिंग है वो है द टर्म एंड कंडीशन ऑफ एक्स्ट्राडिशन मस्ट बी फुलफिल्ड। जो भी प्रत्यर्पण संधि की कंडीशंस हैं उनको जनरली फुलफिल करना चाहिए। बट इसमें एक अपवाद था, सावरकर केस, 1911 का केस था, यूके वर्सेस फ्रांस। सावरकर जो कि इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, उनको समुद्र के रास्ते इंडिया लाया जा रहा था, तो समहाउ ही मैनेज टू एस्केप, और वो नाव से कूद के वहाँ से निकल दिए। बट फ्रांस की जो शिप थी वहाँ पर उनको पकड़ लिया गया। बाद में जो शिप के जो कैप्टन थे उन्होंने इस इम्प्रेशन में कि उनकी ड्यूटी है उनको देना, उसको हैंडओवर कर दिया ब्रिटेन को। बाद में पता चला कि जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे उनको फुलफिल नहीं किया गया है, तो फ्रांस ने यूके से रिक्वेस्ट किया कि आप इन्हें वापस हमें दें, बट यूके रिफ्यूज्ड। बाद में ये मैटर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया और डिसाइड हुआ था यूके के फेवर में। यूके के फेवर में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये दलील दी कि इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को वापस दिया जाए, और इस जजमेंट की थी काफ़ी निंदा की गई थी। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा जो वो है जनरली स्टेट डू नॉट अलाउ एक्स्ट्राडिशन ऑफ देयर ओन सिटीजन्स। ज़्यादातर स्टेट्स अपने नागरिक का प्रत्यर्पण नहीं देती हैं, ठीक है, मगर इसमें अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है अलग अलग कंट्रीज़ द्वारा। जैसे इंडिया में जो इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया अपने ओन सिटीजन्स का भी प्रत्यर्पण करता है। ठीक है, थैंक यू।